3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के 2 दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे अजमेर। भीषण सर्दी में परीक्षार्थियों के स्वेटर, जैकेट व जूते उतरवाकर भेजा परीक्षा केंद्र में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन सोमवार और मंगलवार को किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय परीक्षा में अजमेर में ही 1.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। पहले दिन लगभग 63,000 अभ्यर्थियों को कॉल किए गए। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया गया, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक। प्रत्येक चरण में 31,500 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। कर्मचारी चयन बोर्ड BDO परीक्षा के जरिए 3,896 रिक्त पदों को भरने जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर भारी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों के स्वेटर, जैकेट, जूते उतरवाए गए। इसके बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। हालांकि इस बार सरकार ने इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर नोटिस चस्पा जरूर किए गए, जिन पर साफ दर्शाया गया था कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन पाया जाता है तो उसके खिलाफ नकल, अनुचित साधन अपनाने संबंधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र पहले से ज़्यादा कठिन था। GK और गणित के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छा हुआ, बड़ी अच्छा। थोड़ा रीजनिंग थोड़ी टाइट थी, मैथ्स वगैरह वो बढ़िया। क्या उम्मीद लगती है? ठीक है, हो जाएगी बड़ी। कहाँ से आए? नागौर D1। लगा क्या? पेपर थोड़ा जीके हार्ड था उसमें। किस तरह के मैथ- क्वेश्चन आए? मैथ और रीजनिंग के लेवल अच्छा था और क्या उम्मीद लगती है? माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए सारे अटेंड किए हमने। माइनस मार्किंग नहीं थी इसलिए। पेपर ठीक आया, थोड़ा हार्ड था। मैथ के क्वेश्चन अच्छे थे, लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। किस तरह के प्रश्न ज़्यादा थे? अधिकतर GK के थे प्रश्न, तो इंडिया GK के अच्छे क्वेश्चन थे और इंडिया GK के ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। उम्मीद यही है, लेवल 60% 70% तक पेपर का हो जाएगा लेवल। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए औसतन 60 से 70% अंक आने का भरोसा व्यक्त किया। पेपर है वो पेपर अपने स्तर का ही था। ग्राम सेवक का जितना स्तर होता है उसी स्तर का ये पेपर था। ज़्यादा मतलब इसका लेवल ऊंचा भी नहीं था और ज़्यादा नीचा भी नहीं था। जिस प्रकार आगे पेपर हुए थे उसी प्रकार का पेपर का लेवल आया था। ये इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। ये प्रारंभिक पेपर था ग्राम सेवक का। अगला पेपर जब दूसरा होगा तब स्तर देखा जाएगा। बाकी पेपर का स्तर था वो ठीक ठाक ही था। किस तरह के क्वेश्चन थे? अच्छा था पेपर तो। किस अच्छा तरह के गया। क्वेश्चन आए? क्वेश्चन तो सरल ही थे, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी तरह के आए। अजमेर में VDO परीक्षा के मद्देनजर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। वहीं परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर बस स्टैंड सहित अलग अलग स्थानों से अलग अलग जिलों के लिए बसों को रवाना किया गया, जिससे कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बदहाल ना हो। दरगाह CO पार्थ शर्मा ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने अलग अलग स्थानों से रोडवेज और निजी बसों के संचालन की माकूल व्यवस्था की है। डाइवर्ट किया गया है और क्या है? सर, छात्रों की संख्या को देखते हुए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए शहरवासियों को कम से कम समस्या हो, उसी हिसाब से, क्योंकि छात्र आने वाले भी अभी हैं, जाने वाले भी अभी साथ हैं, तो दोनों तरह के छात्रों की व्यवस्था है। उस हिसाब से माकूल व्यवस्थाएं की गई है कि भाई जो डाइवर्जन पहले लगातार करते आए हैं कोई डाइवर्जन है और मिनिमम टाइम के लिए डाइवर्जन हो, ताकि आम जनता को और किसी को भी कोई परेशानी सामना ना करना पड़े। इस बात की व्यवस्थाएं की गई है। कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थियों का अनुमान तो लगता है जहाँ तक 10-20 हज़ार के आसपास तो है ही, कम से कम मिनिमम 20-25 हज़ार रुपये। अभी 20 हज़ार अभी आएंगे, 20-25 हज़ार शाम को आएंगे और
हो सकता है शाम को थोड़े ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नहीं जा रहे हैं अभी, तो शाम को हो सकता है रश बढ़ेगा अभी। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आम जनता और जो विद्यार्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं पुलिस के साये में आयोजित की जा रही इस परीक्षा और ट्रैफिक के माकूल इंतजामों के दावों की पोल अभ्यर्थियों ने ही खोल दी, जब पब्लिक वाहनों में ओवरलोड होकर यात्रा की गई और अपनी जान को जोखिम में डाला गया। गुर्जरों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बताया अपना वंशज। गुर्जर महासभा ने यशराज फिल्म्स के बैनर पर बनी फिल्म पृथ्वीराज का शुरू किया विरोध। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के बैनर तले सोमवार को अजमेर के गुर्जर समाज के द्वारा गौरव पथ स्थित देवनारायण मंदिर पर एक बैठक आयोजित कर 21 जनवरी 2022 को रिलीज होने जा रही यशराज बैनर तले बनी फिल्म पृथ्वीराज को लेकर भारी विरोध दर्ज कराया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस फिल्म का नाम सम्मानजनक रखने व रिलीज से पहले गुर्जर समाज को फिल्म दिखाने की मांग की जाए। इसी को लेकर भारी संख्या में गुर्जर समाज के बच्चे, बूढ़े और जवान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और गुर्जर समाज के पक्ष में नारेबाजी करते हुए काफी देर तक हंगामा किया। इसके बाद गुर्जर समाज के अध्यक्ष हरचंद खटाणा और सचिव भूमराज गुर्जर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान या गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान रखने की मांग की गई। वहीं कहा गया कि फिल्म में कहीं भी इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ न किया जाए, जो सत्य है वही दिखाया जाए। फिल्म रिलीज करने से पहले गुर्जर समाज के प्रतिनिधि और इतिहासकारों को दिखाई जाए। अगर प्रशासन द्वारा फिल्म का बिना टाइटल बदले और इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ होती है तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, जिसका विरोध पूरे देश भर में गुर्जर समाज करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। हमारा विरोध यह है कि जो फिल्म पृथ्वीराज चौहान की फिल्म जो रिलीज होने जा रही है, सूत्रों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फिल्म में पृथ्वीराज रखा है और कोई अदर वो कुछ किंतु परंतु कोई बता रहे हैं। तो हमारी समाज का ये मानना है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर हैं, गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर रहेंगे। हमारे देवनारायण भगवान चौहान वंश से आते हैं, उसी के वंश से ये पृथ्वीराज चौहान है। बगड़ावत गुर्जर थे, चौहान वंश से बगड़ावतों की पद्मी राउत भोज लगी। ये देवनारायण के पिताजी स्वाई भोज थे, स्वाई भोज के पिताजी बागा जी थे, बागा जी के पिताजी हरिराम जी थे, हरिराम जी के ये वंशज चौहान वंशज से है। और इनका कहीं भी उठा के देख लो, बैठ जाओ आप, हमारे को किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। और मीडिया के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यशराज फिल्म वाला इसमें कोई किंतु परंतु अगर इतिहास के बारे में छेड़ाछेड़ी करेगा तो ये पूरे अखिल भारतीय गुर्जर समाज उसको कितने ही बर्दाश्त नहीं करेगी और नई फिल्म को चलने देंगे, किसी भी सूरत में चलने नहीं देंगे। ये आप कान खोल के सुन ले। इसी मैटर में ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को कि आप सरकार के माध्यम हमारे यहाँ से कलेक्टर साहब के माध्यम से सीएम साहब को, सरकार को, गुजरात सरकार को, ये राज्यपाल को, सबको ये पूछा दे मैसेज कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, गुर्जर वंशाज से थे, पृथ्वीराज चौहान थे और इसके इतिहास के बारे में अगर कोई छेड़ाछेड़ी करेगा तो गुर्जर समाज कितने ही बर्दाश्त नहीं करेगा। गुर्जर समाज द्वारा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो पिक्चर बनाई जा रही है उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। इसी बारे में हमने आज वैशाली नगर देवनारायण मंदिर पर पूरे समाज की मीटिंग बुलाई और कलेक्टर साहब को थ्रू ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री साहब को, राज्यपाल को और डायरेक्टर को, कि उन्हें डायरेक्टर बिना इतिहास हिस्ट्री पढ़े और उसने ये फिल्म बना दी। क्योंकि जबकि हमारा बगड़ावत चौहान है, गुर्जर है, पृथ्वीराज चौहान भी गुर्जर है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। ये हमारा निबंधन उनको नाम दिया दिए, छेड़छाड़ कर रहे हो, वो रिलीज करे पिक्चर, उसमें पता नहीं क्या, इसलिए हमारे को पहले पिक्चर बताई जाए और उसके बाद रिलीज की जाए। पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, अजमेर में बारिश के साथ बड़ी सर्दी। सूरज छुपा बादलों के साए में गलन बढ़ने से बढ़ा सर्दी का प्रकोप। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते अजमेर में मौसम में परिवर्तन हुआ और रविवार शाम बारिश के साथ तेज ठंड का एहसास भी होने लगा। लोगों ने अलाव का सहारा लेकर ठंड को भगाने की कोशिश की। सड़क किनारे रह रहे खानाबदोश और निम्न वर्ग के लोगों को सर्दी बढ़ने से खासी तकलीफों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ गलन भी बढ़ गई और लोगों ने गर्म कपड़ों के साथ गर्मी देने वाले खान पान का सहारा लेना भी शुरू कर दिया। सर्द हवाओं के बीच कोहरे ने विजिबिलिटी कम कर दी, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं अगले 2 दिन तक मौसम विभाग के मुताबिक इसी तरह का विक्षोभ का असर बना रहेगा।
कहीं कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की बरसात भी हो सकती है। अजमेर की मनोरम आना सागर झील का नज़ारा भी बेहद आकर्षक था, जहां मौसम का आनंद लेने के लिए कुछ पर्यटक भी मौजूद थे जो सर्दी से बचाव करते दिखे। मैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला तो देखा मैंने बहुत काफ़ी जगह मतलब लोग बाग आग जला के तप रहे थे और अपना नाम किया, जगह जगह मतलब लोग बैठे थे और मतलब ठंड का बिल्कुल माहौल सब सुबह एकदम कोहरा छा रखा था पूरा और मतलब लोग बाग ठंड को महसूस कर रहे थे। वाकई में सुबह इतनी ठंड थी। अब धीरे धीरे से अभी ये शाम तक ऐसे मौसम ऐसा रहेगा कि सूरज अभी कभी छुप रहा है कभी निकल रहा है और मतलब शाम तक और ठंड बढ़ने की आशंका ज़्यादा है कि शाम को ठंड पड़ेगी ज़्यादा। कोहरा छाया हुआ कोहरा छाया हुआ है। मतलब अब हम 100 मीटर की दूरी पे भी देखते हैं तो मतलब सामने कुछ दिख नहीं रहा था सुबह तो बिल्कुल। अब थोड़ा दिखने लगा है, मगर सुबह तो बिल्कुल कोहरा छाया हुआ था पूरा। अभी भी मतलब ठंड है? अभी भी ठंड है। हम खुद अभी आग भी तैयारी कर ली है हमने कि शाम को लगता है शाम को ठंड पड़ेगी और हम आग की तैयारी करके बैठे हैं। किस तरह का मौसम हो रहा है कल से? मौसम बहुत ही गंदा हो रखा है, कभी धूप आ रही है कभी बादल हो रहे हैं। तो रात को बारिश होने के बाद में सर्दी भी बढ़ चुकी है। सुबह कैसा मौसम था? सुबह तो बहुत कोहरा छा रखा था, यानी कि 100 मीटर की दूरी में भी दिखना मुश्किल हो रहा था। ये हालत हो रही थी। क्या लगता है और बढ़ेगी भी ठंड? सर्दी का मौसम है, सर्दी बढ़ने की संभावना है। आप किस तरह से बचाव कर रहे हो? बचाव तो क्या, गर्म कपड़े पहन के धूप में बैठ के। धूप में भी तेजी है? धूप में तेजी नहीं है, ठंड लग रही है? धूप में ठंड है। अभी आगे क्या रहेगा? आगे मौसम और बिगड़ेगा भी, बारिश की संभावना है। इस तरह से हालत रही तो किस तरीके से बच्चों पे किस तरीके से असर पड़ेगा? बच्चों पे बुरा असर, बीमार पड़ेंगे बच्चे वर्ग जो हैं। मौसम में हल्की हल्की हवा चलने लगी तो ठंडक महसूस होने लगी। रात को करीब 9 बजे के आसपास बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई और उसके बाद टेम्परेचर एकदम नीचे गिर गया। सुबह मैं ज़रा 5 बजे उठा और सोचा निवृत्त होने के बाद कि मॉर्निंग वॉक में अपने डॉग के साथ जाऊं, तो मुझे महसूस हुआ कि कोहरा पूरी तरफ छाया हुआ है और ठंडक भी महसूस हो रही थी, गलन महसूस हो रही थी और वॉक करने में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और आज एग्ज़ामिनेशन होने के कारण मैंने बहुत सारे बच्चों को ठंड में ठिठुरते भी देखा, जो बेचारे परेशान हो रहे थे। उनके पास पूरी व्यवस्था भी नहीं थी, वो जिस व्यवस्था में आ गए थे आज एग्ज़ाम देने। तो आज ठंडक है और मैं सोचता हूँ दिन भर ऐसा ही हालत है। हम तो अलाव जलाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। और आगे किस तरीके से रहेगी ठंड? आगे ठंड का माहौल तो बढ़ेगा, ठीक है, फसलों के लिए फ़ायदा हुआ, पर ठंड ज़्यादा बढ़ेगी आगे, क्योंकि दिसंबर में एक बार और बरसात होने के बाद, माउट होने के बाद ठंड बढ़ती है और गलन बढ़ती है। आप किस तरीके से बचाव कर रहे हो? हमने तो सर्दी का पूरा जूते पहने हुए हैं, मफलर भी पहना हुआ, कैप पहनी हुई है और ये मैंने तो एक कश्मीरी फिरन भी पहनी हुई है बचाव के लिए, जिससे कि ठंड का बचाव हो। और लोगों को ठंड से बचने के लिए किस तरीके से आप मैसेज देना चाहिए? भाई जिनका शरीर बढ़िया है, गर्म अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अपने शरीर पे अच्छे कपड़े पहने और बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना का आगे भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में डॉक्टर डरे बैठे हैं, वो छूना भी नहीं चाहते। तो अपनी स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखें और जब तक बहुत ज़रूरी नहीं तब तक बाहर नहीं निकले। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल की ओर से पहली नेशनल दिव्यांग प्रतियोगिता पुष्कर में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में 16 राज्यों की टीमें ले रही हैं भाग। तीर्थनगरी पुष्कर में स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल के तत्वाधान में भारत में पहली बार 3 दिवसीय अखिल भारतीय दिव्यांग कबड्डी प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ सोमवार को पचकुंड रोड स्थित होटल हेरिटेज के खेल मैदान पर मुख्य अतिथि राज्य कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वजीत गहलोत के आतिथ्य में किया गया। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल की राष्ट्रीय अध्यक्षा निर्मला रावत ने बताया कि स्वर्गीय जनार्दन सिंह गहलोत की स्मृति में दिव्यांग ऑर्थोपेडिक स्टैंडिंग पैरा कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 27 से 29 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में टूर्नामेंट के बाद फाइनल प्रतियोगिता के साथ 29 दिसंबर को पुरस्कार वितरण समारोह होगा। वो मुझे लग रहा है कि चिल्ड्रन दे आर सो एक्साइटेड, वो लोग मतलब बंद ही नहीं कर रहे हैं खेलना, बुलाते तो आते भी नहीं हैं। और आज मेरे ख्याल से 15-20 मैच आज ही हो जाएंगे शाम तक और कल हम उसको सेमीफाइनल में लाएंगे और परसों उसको फाइनल कर देंगे। कितनी टीम आ रही है? हमारी 10 तो आ चुकी हैं, 2 टीम शाम को आएंगी। 16 टीमें थी लेकिन शायद कुछ कोविड की वजह से उन्हें रोक लिया गया है।
बोर्ड के सचिव रामदेव बंजारा ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 राज्यों की 16 टीमें शामिल हो रही हैं। प्रत्येक टीम में 13 दिव्यांग बच्चे अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया डिसेबल्ड के द्वारा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 14 गेम मांगे थे। कबड्डी, खो खो, व्हीलचेयर फेंसिंग, टेबल टेनिस और व्हीलचेयर कुश्ती, कबड्डी। इन गेमों के लिए हमने गवर्नमेंट में इतिहास में कम से कम 15-20 टूर्नामेंट नेशनल करा चुके। कबड्डी हमको मान्यता मिल रही है और कबड्डी ने गवर्नमेंट ने NOC निकाल दी है और कबड्डी मान्यता मिलने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मान्यता दे देगी ताकि इनको विकास और इनको ओलंपिक में ले जाने के लिए सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र महावर ने बताया कि भारत में दिव्यांग बच्चों की यह पहली नेशनल प्रतियोगिता है जिसमें चयनित प्रतिभाओं को पैरा ओलंपिक खेलों में भेजा जाएगा। हमारे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के डिसेबल और द डिसेबल के अंतर्गत तत्वाधान के अंदर ये कार्यक्रम कबड्डी का आयोजित किया गया है। पुष्कर के अंदर ये कार्यक्रम पहली बार हिंदुस्तान में आयोजित हुआ है। पैरा के संबंध में विकलांग दिव्यांग जिसको बोलते हैं, इसका कबड्डी का पहला प्रोग्राम है हमारे पुष्कर से स्टार्ट हुआ है। और हमारे यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के अंदर हमारे राजस्थान के कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजस्वी जी गहलोत, जो स्वर्गीय दिनार्दी सिंह जी गहलोत के लड़के हैं, वो पधारे हैं मुख्य अतिथि के रूप में और हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। मशाल जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सोमवार को विभिन्न टीमों के मध्य 15 मैच आयोजित किए गए। मंगलवार को विजय प्रतिभागियों के मध्य सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्पोर्ट्स के प्रति दिव्यांग बच्चों में जागरूकता लाकर उनकी प्रतिभा को निखारना और ओलंपिक खेलों में दिव्यांगों की मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाना है। हमारा यही है, आने वाले टाइम में हम डिसेबल्ड कबड्डी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और राजस्थान की कबड्डी किस उस पर है ये आप सब जानते ही हैं। आज हमारे नेशनल्स के अंदर मेडल आ रहे हैं। अशोक चांदना जी की जो नई पॉलिसी है उसके अंदर 2% आज रिजर्व्ड है अपने लिए। DYSP, सब इंस्पेक्टर्स, 200 कांस्टेबल्स लग चुके हैं जो इस कबड्डी खेल की वजह से बन चुके हैं और मैं चाहता हूं कि डिसेबल्ड को भी मौका दिया जाए आगे वाले टाइम में। थैंक यू। राजस्थान जूनियर कबड्डी लीग सीजन प्रथम के दूसरे चरण की ट्रायल शुरू। गगवाना में आयोजित हुई ट्रायल्स में जूनियर कबड्डी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। राजस्थान जूनियर कबड्डी लीग सीजन प्रथम के दूसरे चरण की ट्रायल्स रविवार को ग्राम गगवाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में आयोजित की गई। ट्रायल्स में 13 वर्ष से 20 वर्ष आयु वर्ग में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राजस्थान जूनियर कबड्डी लीग के CEO व संस्थापक रंजन महिला ने बताया कि दूसरे चरण के ट्रायल्स 26 दिसंबर से 20 फरवरी 2022 तक देश के अलग अलग राज्यों में 21 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान जूनियर कबड्डी लीग खिलाड़ियों के लिए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर खेलने का एक सुनहरा मौका है जो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रहा है। आज की ट्रायल्स में चयनित हुए खिलाड़ियों का परिणाम जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आगामी ट्रायल का स्थान भी जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान जूनियर कबड्डी लीग में खिलाड़ियों का बेस प्राइज 5,000 रुपये रखा गया है। राजस्थान जूनियर कबड्डी लीग सीजन 1 की जो ट्रायल थी गंगवाना में, आज वो आयोजित हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान जूनियर कबड्डी.com पे और वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे उनके सिलेक्शन नंबर आ जाएंगे। और अब इसके बाद ट्रायल अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में ली जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में होगी। नेक्स्ट जो ट्रायल होगी MP में ली जाएगी। धन्यवाद।